मेडिकल वर्ल्ड में जहां हर सिंगल सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की एक नाजुक लकीर है, केवल सबसे ब्रिलियंट माइंड्स ही टिक पाते हैं। सिटी के टॉप हॉस्पिटल में अनगिनत आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स के बीच एक नाम लेजेंड की तरह गूंजता था, जीनियस के बीच एक जीनियस। जब होपलेस इमरजेंसी केसेस लगातार आते, जब पूरा ऑपरेटिंग रूम पूरी तरह से केओस और डिस्पेयर में डूब जाता, तब वो अकेला इंसान था जो टाइम को थाम लेने की क्षमता रखता था। लोग उसे हैंड ऑफ गॉड कहते थे। एक मरीज जिसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, उसे बचाने का उसका रेजोल्यूशन और डिटर्मिनेशन किसी चमत्कार से कम नहीं था। डेड इंसान पर ऑपरेट करना पूरी तरह से अब्सर्ड था, लेकिन यू सिंह मेडिकल टेक्निक का गोल्ड स्टैंडर्ड था। एक स्केल्पल उठाते ही यू सिंह किसी भी डिफिकल्ट सर्जरी को रिजॉल्व कर सकता था। उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह ह्यूमन एनाटॉमी को स्कैन कर रहा था, एक इम्पॉसिबल सर्जरी को पॉसिबल बनाने के लिए। और उसने वही किया। सेलिब्रेशन पार्टी उसी का प्रूफ थी, लेकिन अपनी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन के बावजूद उसके अंदर एक गहरा खालीपन था। ऑपरेटिंग रूम के अंदर हर दिन का रेपिटेशन उसकी नियति बन चुका था। हैंड ऑफ गॉड कहलाना शुरुआत में अच्छा लगा था, क्योंकि एक जान बचाने से दर्जनों लोगों को खुशी मिलती थी। पर ऐसी रेयर टैलेंट एक श्राप बन गई। वीआईपी पेशेंट्स के लिए उसे महज एक मेडिकल डिवाइस की तरह ट्रीट किया जाने लगा। रूमर्स सुनकर आने वाले पेशेंट्स की वजह से उसे एक सेकंड का रेस्ट नहीं मिलता था। फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके यू सिंह के पर्सनल रिलेशनशिप्स खत्म हो चुके थे। पैसा बहुत था, पर उसे खर्च करने का टाइम उसके पास नहीं था। उसने मान लिया था कि उसकी पूरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी। जैसे ही वो खुद को रिवॉर्ड करने के लिए घर जाकर एक बियर खोलने ही वाला था, एक तेज रफ्तार कार की ब्लाइंडिंग हेडलाइट्स ने उसे अंधा कर दिया। मौत से ठीक पहले यू सिंह की पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुई। वहां सिर्फ ऑपरेटिंग रूम के सीन्स थे। इस रेयर जीनियस का अंत आ चुका था, लेकिन उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक मॉडर्न एरा का सेटिंग एक एंशियंट कैसल में बदल गया। एक छोटे से घर में यू सिंह ने अपनी आंखें खोली और खुद को चबी हाथों के साथ पाया। उसके सामने एक मैरिड कपल के खुश चेहरे थे, जो उसे रे नाम से पुकार रहे थे। वो पूरी तरह टेरिफाइड था। उसकी टैक्टिकल एनालिसिस फेल हो रही थी। एक ट्रक से मारी जाने वाली मौत और इस अनजान जगह पर जिंदा जागने के बीच का लॉजिक उसे समझ नहीं आ रहा था। पिता की बाहों में सिमटते हुए यू सोंग को यह गहरा शौक लगा कि उसकी बॉडी अब टाइनी हो चुकी थी और वो उनके बेटे के रूप में रीबॉर्न हो चुका था। तभी उसके हाथ पर लगे एक स्क्रैच ने उसकी नई माँ सारा का ध्यान खींचा। पिता घबराहट में किसी प्रीस्ट को बुलाना चाहता था, लेकिन माँ ने खुद उसे हील करने का डिसीजन लिया। यू सिंह अपने मेडिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दवाइयों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके सामने जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। उस औरत ने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया। महज कुछ सेकंड्स में वो घाव पूरी तरह से गायब हो गया। ये एक टैक्टिकल ब्रेक थ्रू था। यू सिंह समझ गया कि वो एक न्यू वर्ल्ड में रीबॉर्न हुआ है, जहां मैजिक सच में एग्जिस्ट करता था। एक रात रे अपनी नींद से जागा। विंडो के बाहर देखते हुए वो अपने पिछले 3 महीनों की ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करने लगा। ये एक टिपिकल फैंटेसी वर्ल्ड था, जहां ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स को एग्जिस्ट करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस दुनिया ने साइंस के बजाय मैजिक को डेवलप किया था। मेडिकल टेक्निक्स की जगह हीलिंग मैजिक ने ले ली थी। ये कोई सपना नहीं, उसकी न्यू रियलिटी थी, जिसमें उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज और नॉलेज पूरी तरह से इंटैक्ट थी। अपने पास्ट लाइफ के ओवरवर्क और एग्जॉस्शन को याद करते हुए उसने इस नई जिंदगी में खुद से प्यार करने और रिलैक्स करने की कसम खाई। अगर वो एक्सीडेंट में नहीं मरता तो ओवरवर्क से जरूर मर जाता। बिस्तर पर करवट लेते हुए उसने उस पल के सुकून को पूरी तरह से महसूस किया। कमरे में रखे एक रेयर पॉटेड प्लांट पर पड़ने वाली फेंट लाइट के बीच रे सोने ही वाला था कि उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके शरीर के आर पार एक थिन थ्रेड गुजर रहा था। ये कूल और रिफ्रेशिंग सेंसेशन थी। उसने इसके बारे में सोचा और समझा कि ये माना है जिसके बारे में उसके पेरेंट्स बात करते थे। ये कंट्रोल करने में मुश्किल था। जबरदस्ती करने पर वो स्कैटर हो सका था। उसने एक सर्जन की तरह बारीकी से उस माना थ्रेड के ओरिजिन और एंड पॉइंट पर फोकस किया। उसने माना फ्लो को ब्लड स्ट्रीम की तरह विजुअलाइज किया। बिना किसी जल्दबाजी के उसने पूरी तसल्ली से उस फ्लो को अपनी बॉडी में भरते हुए महसूस किया। वक्त बीतता गया। ऑटम लीव्स गिरे और पलक झपकते ही कोल्ड विंटर आ गई। 3 साल की मेहनत के बाद रे के हाथ में एक फ्लेम जल रही थी। बिना एक भी शब्द कहे उसकी आंखों में अपनी कामयाबी की चमक थी। उसने अपनी इंटरनल स्ट्रगल और सालों की मेहनत पर गर्व महसूस किया। माना फ्लो को कंट्रोल करके फायरबॉल शूट करने की टेक्निक आखिरकार सफल हो गई थी। हालांकि मैजिक बुक के इंस्ट्रक्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे, लेकिन उसकी मेडिकल नॉलेज, माना के पार्ट्स को मेमोराइज करने की क्षमता और ब्लड स्ट्रीम की तरह उसे फ्लो करने की मास्टर स्ट्रैटेजी ने 3 साल की इस कड़ी मेहनत को आखिरकार एक सक्सेसफुल आउटकम में बदल दिया था।
रे किताब की हर लाइन को ध्यान से पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि माना को पहले शरीर के अंदर स्टोर करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि माना आसपास की दुनिया से आती है। ये पढ़ते ही उसके मन में सवाल उठा, अगर माना बाहर ही मौजूद है तो उसे शरीर में कैद करने की जरूरत ही क्या है? ऐसा करने से उसकी लिमिट भी तय हो जाती है। उसे ये तरीका बिल्कुल इनएफिशिएंट लगने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक हाइपोथेसिस बनाई। अगर माना को जबरदस्ती रोकने की बजाय उसे नेचुरल फ्लो में चलने दिया जाए तो आसपास की माना सीधे इस्तेमाल की जा सकती है। तब माना की क्वालिटी या माना सर्कल्स की भी चिंता नहीं रहेगी। ये तरीका किसी भी मैजिक बुक में नहीं लिखा था और काफी खतरनाक भी था। फिर भी रे ने इसे आजमाने का फैसला किया। एक्सपेरिमेंट का नतीजा उसकी उम्मीदों से भी आगे निकल गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अब वो इस मेथड को और गहराई से समझना चाहता था। उसी समय बाहर खड़ी सारा उसे देख रही थी। अपने बेटे को हर खाली पल किताबों में डूबा देकर उसका दिल गर्व से भर गया। उसे पूरा यकीन था कि रे आगे चलकर एक महान मेज बनेगा, लेकिन वॉल्ट की राय अलग थी। उसके हिसाब से रे की बॉडी एक सोर्ड्समैन बनने के लिए ज्यादा सही थी। सारा ने तुरंत इस आइडिया को डिसमिस कर दिया। उसे बिल्कुल नहीं चाहिए था कि उसका प्यारा बेटा भी वॉल्ट की तरह मसल हेड बने। वॉल्ट ने हार मानते हुए बस इतना सोचा कि कम से कम वो एक हैंडसम मसल हेड तो है। अंदर बैठा रे दोनों की पूरी बातचीत साफ सुन रहा था। उसके मन में यही सवाल आया कि जब इतनी जोर से बात करनी थी तो छिपाने का नाटक ही क्यों किया। थोड़ी देर बाद सारा का चेहरा गंभीर हो गया। उसे चिंता होने लगी कि रे हर समय सिर्फ किताबों में डूबा रहता है। उसकी उम्र के बच्चे दोस्तों के साथ खेलते हैं, लेकिन उसका बेटा सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता है। वॉल्ट ने उसे समझाया कि ज्यादातर माता पिता बच्चों की किताबें न पढ़ने की चिंता करते हैं। अगर उनका बेटा खुद सीखना चाहता है और मेज बनने की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सारा चुपचाप रे को देखने लगी। उसके पास जवाब नहीं था। दूसरी तरफ रे अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसके हिसाब से माना के फ्लो के लिए और भी बेहतर पाथवे बनाना जरूरी था। अगली सुबह सारा पूरे उत्साह के साथ कमरे में दाखिल हुई। रे हमेशा की तरह किताब पढ़ रहा था। उसे फिर वही चिंता सताने लगी। बेटे की लगन पर गर्व था, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह बाहर भी खेले। कुछ देर सोचने के बाद वो रे के पास आई और उसके साथ बाहर जाकर खेलने का इशारा किया। रे पहले तो चौंका। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि शायद माँ खेल के बहाने उसे मैजिक सिखाना चाहती है। इसी उम्मीद में उसने बिना देर किए हामी भर दी। लेकिन जैसे ही सारा ने उसे खुशी से गले लगाया, उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा सिर्फ और उसके साथ समय बिताने की बात से ही कितना खुश हो गया था। उसके मन में अफसोस आया कि उसे पहले ही ऐसा करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद रे को घर के बाहर लाया गया। उसने हैरानी से देखा कि उसकी किताबें कहीं दिखाई नहीं दे रही। सारा ने साफ कर दिया कि आज किताबों का दिन नहीं है, आज सिर्फ बाहर घूमना और खेलना है। रे तुरंत पीछे हट गया। उसके हिसाब से बाहर खेलने की बजाय ट्रेनिंग और पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी। उसकी सीखने की लगन देकर सारा का दिल फिर पिघल गया। उसने प्यार से उसे मनाया कि सिर्फ आज के लिए बाहर की दुनिया देख ले। तभी रे को एहसास हुआ कि रीइंकार्नेशन के बाद वो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं था। उसे इस नई दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिर उसने एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला कर लिया। घर से बाहर कदम रखते ही उसकी आंखें चमक उठी। 3 साल तक घर में बैठकर पढ़ते रहने के बाद उसने पहली बार आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा। पेड़ों की हरियाली, विशाल विंडमिल्स और खुला आसमान देखकर उसे महसूस हुआ कि वो खुद को कैद किए बैठा था। हल्की हवा उसके चेहरे से टकराई और उसके दिल को सुकून मिल गया। उसे यूं ही खोया देखकर सारा ने उसे आसपास घूमने का इशारा किया। रे धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर पूरे ग्रीन फील्ड्स में जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। फूलों की खुशबू, जंगली घास और खुली नेचर के बीच उसे पहली बार असली आजादी महसूस हुई। कुछ दूर जाकर वो चट्टानों के पास रुक गया और सामने फैले खूबसूरत नजारे को देखता रह गया। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। वहां उसने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं था। हर दिन सिर्फ प्रेशर और सर्वाइवल में बीता था। इस दुनिया में जन्म लेने के लिए उसके मन में पहली बार सच्ची खुशी पैदा हुई। वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ मुड़ा। उसके दिल में सिर्फ एक गहरी कृतज्ञता थी कि उसी की वजह से उसने आज ये दुनिया देखी। उसी पल उसकी पिछली जिंदगी की यादें अचानक लौट आईं। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर यू सॉन्ग लगातार मरीजों की जान बचाने में लगा रहता था। नर्सेस के साथ दौड़ते हुए एक सर्जरी खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती। उसे कुछ मिनट आराम करने का भी मौका नहीं मिलता था। उसे लगा कि अब उसकी हद खत्म हो चुकी है, लेकिन मरीजों और नर्सेस की उम्मीदें उसे फिर से खड़ा होने पर मजबूर करती रहीं।
अचानक किसी की नरम आवाज ने उसे पुकारा। सारा की आवाज सुनते ही रे डरावने सपने से बाहर आ गया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। धीरे धीरे रे शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ एक नाइटमेयर था। उसने आंखें खोलकर इस नई दुनिया को देखा और राहत की सांस ली। ये वो दुनिया नहीं थी जहां बिना रुके काम करना पड़ता था। उसे याद आया कि अब वो फिर से एक बच्चा है। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि इस नई जिंदगी को वो कभी अपनी पिछली जिंदगी की तरह नहीं जीने देगा। कुछ वक्त बाद रे और सारा बाहर की सैर से वापस लौटे। वॉल्ट को देखते ही सारा के चेहरे पर खुशी छा गई। वॉल्ट ने मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया और समझ गया कि उन्होंने बाहर का समय भरपूर एंजॉय किया था। तभी रे के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सारा की ड्रेस का किनारा पकड़कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में सिर्फ एक इच्छा थी, वो मैजिक सीखना चाहता था। अपने बेटे की ये बात सुनकर सारा का दिल पिघल गया। वो खुशी से वॉल्ट से लिपट गई और मन ही मन फैसला कर लिया कि जब भी रे तैयार होगा वो उसे पूरे दिल से मैजिक सिखाएगी। रे बस मुस्कुरा दिया। ऐसा नजारा वो पहले भी कई बार देख चुका था, फिर भी हर बार उसे हल्की ऑकवर्ड फीलिंग होती थी। कुछ देर बाद सारा ने रे की पहली मैजिक क्लास शुरू की। उसने सबसे बेसिक एलिमेंट से शुरुआत की। अगले ही पल उसकी हथेली पर एक छोटी सी आग की लौ जल उठी। रे की नजर उस लौ पर टिक गई। अपनी दोनों जिंदगियों में उसने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। उसकी एक्साइटमेंट देखकर सारा ने फायर की नेचर समझानी शुरू कर दी, लेकिन रे सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। सारा को लगा शायद डेमोस्ट्रेशन उतना इंप्रेसिव नहीं था, जबकि रे के दिमाग में अलग ही कैलकुलेशन चल रही थी। उसकी नजर में ये वही स्पेल था जिसे वो पहले भी इस्तेमाल कर चुका था। इसके बाद सारा ने उसे बैठने का इशारा किया। दोनों बिस्तर पर बैठे और असली लेसन शुरू हुआ। उसने समझाया कि सेंट्रल लाइट बाहर की एनर्जी को खींचकर उसे माना में बदलती है और किसी भी स्पेल के लिए एक्टिवेशन वर्ड और एक्टिवेशन एक्शन दोनों जरूरी होते हैं। रे का दिमाग और तेजी से दौड़ने लगा। अगर मैजिक सिर्फ एक फॉर्मूला था तो क्या माना को किसी दूसरे मेथड से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? सारा उसकी बात सुनकर चौंक गई। रे ने अपनी थ्योरी बताई। उसके हिसाब से फायर बनाने के लिए रेड माना को बर्न करके ब्लू माना में बदला जा सकता था। फिर जरूरत के हिसाब से फ्रिक्शन जैसी फिजिक्स से फ्लेम इग्नाइट की जा सकती थी। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने पूछा कि अगर ये सारी कन्वर्जन एक साथ सिंपलीफाई कर दी जाए, चाहे माना जल्दी डिस्पर्स ही क्यों ना हो, तो क्या पूरा प्रोसेस और एफिशिएंट नहीं बन जाएगा? सारा हैरानी से उसे देखती रही। इतनी छोटी उम्र में इतनी एडवांस थ्योरी पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने माना कि अगर तीनों स्टेप्स को एक साथ स्टेबल किया जा सके तो शायद ये तरीका सच में काम कर सकता था। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन रे यही नहीं रुका। उसने अपनी हथेली की तरफ देखा, मुट्ठी कसकर बंद की और सोचा कि क्या इसमें और भी एट्रीब्यूट्स जोड़े जा सकते हैं। जैसे ही उसने हथेली खोली, माना का एक विशाल विस्फोट उसके हाथ से निकला और सीधे छत से टकराया। पूरा कमरा सन्न रह गया। अपनी पहली कोशिश में ऐसा रिजल्ट देकर रे भी हैरान रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था, उसने सच में कर दिखाया था। धमाके की आवाज सुनते ही वॉल्ट अगले कमरे से भागा हुआ आया। सारा भी पूरी तरह शॉक खड़ी थी। तभी उसकी नजर रे पर गई और उसे एहसास हुआ कि स्पेल कास्ट होने से पहले भी उसके आसपास माना लगातार बह रहा था, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसकी आंखों में गहरी चिंता उभर आई। रे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने इतने समय तक सबसे जरूरी चीज को कभी नोटिस ही नहीं किया। आखिरकार उसने निष्कर्ष निकाला, अगर माना को एटम्स की तरह ट्रीट किया जाए तो उसे केमिकल कंपाउंड्स की तरह कंबाइन भी किया जा सकता है। तब बार बार एक्स्ट्रा माना जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रे के चेहरे पर उभरती मैच्योरिटी किसी छोटे बच्चे जैसी नहीं थी। उसे देखकर सारा को महसूस हुआ कि उसके बेटे के अंदर बहुत अजीब और अनोखी बातें छिपी हुई हैं। वो उसे लगातार देखती रही और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी अगले ही पल रे फिर से अपनी मासूम मुस्कान में लौट आया। सारा ने अपने आंसू छिपा लिए। उसके दिल में अब सिर्फ एक एहसास बचा था, अपने बेटे पर गर्व। उसी रात चांद और तारों की खामोशी के बीच रे किसी धीमी आवाज से जाग उठा। डाइनिंग टेबल पर वॉल्ट सारा का हाथ पकड़कर उसे संभाल रही थी। दोनों की बेचैनी का कारण सिर्फ एक था, अगर एकेडमी की नजर रे पर पड़ गई तो इतनी छोटी उम्र में उसे उनसे छीन लिया जाएगा। रे चुपचाप सब सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि बात उसी की हो रही है। वॉल्ट की चिंता और सैरा के कांपते इमोशंस ने साफ कर दिया कि रे कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि हजारों सालों में एक बार जन्म लेने वाला जीनियस था। कई साल बीत गए। सुबह की पहली किरणों और पक्षियों की आवाज के बीच कमरा धीरे धीरे रोशनी से भर गया। आधी जली मोमबत्ती और खुली किताबें काउंटलेस रातों की मेहनत का सबूत थी। सफेद बालों वाला एक युवक लंबी नींद से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा। देर तक सोने की अपनी आदत पर हल्का सा पछतावा करते हुए उसने बाहर की दुनिया को देखने का फैसला किया। वही बच्चा अब 15 साल का रे बन चुका था। माना पर पहली पकड़ मिलने के बाद से उसने खुद को बिना रुके ट्रेनिंग में झोंक दिया था।
मैजिक एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, मेडिटेशन ऑन एंडलेस प्रैक्टिस ने उसके बालों का रंग पूरी तरह सफेद कर दिया। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत कागज उठाकर लिखना शुरू किया। मेडिकल नॉलेज शायद कभी काम आए, इसी सोच के साथ उसने एक छोटा सा साइन तैयार किया जिस पर साफ लिखा था कि वह किसी भी बीमार इंसान का इलाज कर सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ टाउन पहुंचकर उसने अपना छोटा लकड़ी का स्टैंड लगाया और साइन टांग दिया। थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। बीमारी से परेशान किसी भी इंसान का इलाज करने की उसकी चुनौती पूरे बाजार में गूंज उठी, लेकिन टाउन के लोगों ने उसे हीलर नहीं बल्कि एक मजाक समझा। कोई उसकी इनोसेंस पर हंसा, कोई उसे काइंड किड मानकर टाल गया, तो किसी ने उसे बीमार लोगों का मजाक न उड़ाने की सलाह दे डाली। उसने पहले ही ऐसी रिएक्शन की उम्मीद कर रखी थी। वह सुबह से लेकर शाम तक वहीं डटा रहा। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी उम्मीद कम होती गई, लेकिन एक भी पेशेंट उसके पास नहीं आया। आखिरकार उसने मान लिया कि उसका पहला दिन पूरी तरह फेल हो चुका था। निराश होकर जैसे ही वह वापस जाने के लिए उठा, तभी कोई उसके सामने आकर रुक गया। उसके सामने उसकी ही उम्र की एक अपर क्लास लड़की खड़ी थी। रे की बुझती हुई उम्मीद अचानक फिर से जाग उठी। उसके अंदर सिर्फ एक सवाल गूंजा, क्या यही उसकी जिंदगी की पहली पेशेंट बनने वाली थी? रे के जवाब देने से पहले ही वॉन एलिसिया ने लगातार तीसरी बार उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया। रे ने पहले मरीज को चेक करना सही समझा, लेकिन वॉन एलिसिया ने उसकी पहचान ही नकार दी, मानो वो किसी की जान बचाने के लायक ही न हो। उसके तानों ने रे के सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट की और उसका दबा हुआ प्राइड जाग उठा। गुस्से में रे ने उसे वहीं रोक लिया। बाहर से 15 साल का साधारण लड़का दिखने वाला रे अब ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहा था जिसने पूरा माहौल बदल दिया। उसके मन में सिर्फ एक बात थी कि दुनिया में ऐसा कोई मरीज नहीं जिसे वो बचा न सके। वॉन एलिसिया का डाउट पहली बार डगमगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान लड़के पर अचानक इतना ट्रस्ट क्यों होने लगा। आखिरकार वॉन एलिसिया ने अपना एटीट्यूड छोड़कर रिस्पेक्ट दिखाई। उसने खुद को विस्काउंट गेट की इकलौती बेटी बताया और साफ कहा कि उसे बच्ची समझकर बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं। रे ने भी अपना नाम बताया और तुरंत समझ गया कि सामने खड़ी लड़की किसी नोबल फैमिली से है। सूरज ढलने से पहले वॉन एलिसिया ने अपने पिता की बीमारी बताई। सीने पर बना लाल निशान धीरे धीरे बड़ी सूजन और फिर भयानक आकार में बदल गया था। इतना सुनते ही रे के दिमाग में मैलिग्नेंट ट्यूमर की पॉसिबिलिटी आई। उसे लगा कि अगर देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत वॉन एलिसिया के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों एक विशाल हवेली पहुंचे। तभी एक बुजुर्ग बटलर घबराकर बाहर आया और बताया कि विस्काउंट की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। वॉन एलिसिया ने ये मानने से इनकार कर दिया और अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ी। कमरे में उसके पिता बिस्तर पर बिल्कुल निश्चल पड़े थे, जबकि उनकी पत्नी रो रही थी। ये देखकर वॉन एलिसिया टूट गई और अपने पिता से लिपट कर रो पड़ी। इसी बीच रे बिना देर किए मरीज के पास पहुंचा। उसकी नजर सीधे काले पड़ चुके ट्यूमर पर गई। बाकी सब उन्हें डेड मान चुके थे, लेकिन रे ने ट्यूमर की हल्की हार्ट बीट महसूस कर ली। उसकी हथेली में माना इकट्ठा होने लगा और उसे यकीन हो गया कि विस्काउंट अभी भी जिंदा है। ये सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए। वॉन एलिसिया की आंखों में उम्मीद लौट आई, जबकि रे के चेहरे का कॉन्फिडेंस साफ बता रहा था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। पूरी हवेली की नजर रे पर थी। गार्ड्स और नौकर उसे फ्रॉड समझने लगे, लेकिन विस्काउंटस ने अपने पति को बचाने की आखिरी उम्मीद रे पर ही रखी और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। रे ने दोबारा ट्यूमर को चेक किया। बीमारी काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसने माना को अपनी उंगलियों पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। धीरे धीरे चमकती हुई एनर्जी एक तेज स्केलपेल में बदल गई। जैसे ही गार्ड, कैप्टन और बटलर ने वो चमकता ब्लेड देखा, उन्हें लगा कि रे इलाज नहीं बल्कि कुछ खतरनाक करने वाला है। गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रे ने साफ कह दिया कि अगर किसी को उस पर ट्रस्ट नहीं है तो वो अभी पीछे हट सकता है, लेकिन उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। रे की इस बेखौफ बात ने गार्ड कैप्टन को कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। तभी गहरे दुख में डूबी विस्काउंटेस आगे आई। उन्होंने सबके विरोध को इग्नोर किया और रे पर पूरा ट्रस्ट जताया, क्योंकि अब उनके पति की आखिरी उम्मीद सिर्फ वही था। गार्ड कैप्टन को विस्काउंटेस का आदेश मानना पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि उसे रे पर जरा भी भरोसा नहीं था। रे ने ट्यूमर की दोबारा जांच की। जैसे ही उसने उसे छेड़ा, वहां से खून नहीं बल्कि मवाद निकला। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये साधारण ट्यूमर नहीं बल्कि जहर की वजह से सड़ चुका नेक्रोटिक टिश्यू था। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता आई, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल नहीं डगमगाए। नीली माना पूरे शरीर में फैल गई। रे ने सर्जरी शुरू की और माना से बना चमकता सर्जिकल ब्लेड उसकी उंगलियों पर तैयार हो गया। उसने बेहद सटीक तरीके से सड़े हुए हिस्से को हटाया। उसकी हर मूवमेंट इतनी कंट्रोल्ड थी कि कमरे में मौजूद हर इंसान बिना पलक झपकाए उसे देखता रह गया। नेक्रोटिक टिश्यू हटाने के बाद उसने सीना खोलकर अंदर तक पहुंचने का रास्ता बनाया, लेकिन लंग्स देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। दोनों लंग्स गहरे लाल हो चुके थे।
रे तुरंत समझ गया कि सड़न काफी अंदर तक फैल चुकी है। फिर भी उसने जल्दी ही अंदाजा लगाया कि हालात अभी पूरी तरह हाथ से नहीं निकले थे। उसने बिना समय गंवाए सर्जरी जारी रखी। माना की रोशनी से विस्काउंट का सीना चमक उठा। सबसे खतरनाक हिस्सा पूरा करने के बाद रे ने माना से मजबूत मेडिकल थ्रेड्स बनाए और स्यूचर्स शुरू किए। उसकी 5 उंगलियों से निकले माना थ्रेड्स हवा में ऐसे चल रहे थे जैसे कोई अदृश्य मास्टर उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी थी कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। बटलर उसकी पीठ को देखता रह गया। उसकी समझ से बाहर था कि इतनी कम उम्र का लड़का इतनी असाधारण स्किल कैसे दिखा सकता है। रे के शांत चेहरे और फ्लॉलेस मूवमेंट्स किसी महान सर्जन से कम नहीं थे। हर स्टिच बिल्कुल परफेक्ट जगह पर बैठ रहा था। आखिर में उसने माना के सभी थ्रेड्स वापस एब्सॉर्ब कर लिए, मानो वे कभी थे ही नहीं। बटलर को लगा जैसे उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि डिवाइन सेंट जैसा अस्तित्व खड़ा हो। लेकिन रे का ध्यान अब भी सिर्फ मरीज पर था। धीरे धीरे हवेली के लोगों की सोच बदलने लगी। बटलर के मन में पहली बार मिरेकल की उम्मीद जगी और मेड, जिसने पहले उसे धोखेबाज समझा था, अब उसी पर भरोसा करने लगी। कुछ देर बाद रे ने माथे का पसीना पोंछा। ट्यूमर पूरी तरह हट चुका था और सीने पर साफ स्यूचर्स बन चुके थे। अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी था, विस्काउंट का दिल दोबारा धड़काना। रे ने तुरंत इमरजेंसी रेसिटेशन शुरू की। चेस्ट कंप्रेशंस के साथ उसने माना को डिफाइब्रिलेटर की तरह इस्तेमाल किया। हर प्रेस के साथ बिजली जैसी एनर्जी सीधे दिल तक पहुंची। एक जोरदार धड़कन हुई, फिर दूसरी, और धीरे धीरे हार्ट बीट स्टेबल होने लगी। वही आवाज सुनते ही रे के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। सर्जरी पूरी तरह सफल हो चुकी थी। विस्काउंट अब जीवित था, लेकिन जैसे ही वो परिवार की तरफ मुड़ा, पूरा कमरा उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। किसी को उसकी हीलिंग टेक्निक समझ नहीं आई। तभी विस्काउंट के मुंह से खून निकलने लगा। वे तुरंत समझ गया कि लंबे समय बाद ब्लड सर्कुलेशन लौटने की वजह से यह सामान्य हेमरेज था, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह सिर्फ एक डरावना दृश्य था। रॉयल गार्ड का सब्र टूट गया। उसने बिना कुछ समझे पूरा दोष रे पर डाल दिया। उसकी नजर में सामने खड़ा लड़का एक झूठा क्वैक था जिसने निनुअल की लाश के साथ खिलवाड़ किया था। रे ने शांत रहकर समझाने की कोशिश की कि विस्काउंट अब जीवित है, लेकिन गार्ड सुनने को तैयार नहीं था। जितना रे सच बताता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। तभी वॉन एलिसिया की कांपती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। पिता को निश्चल देकर उसे लगने लगा कि रे को यहाँ लाकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसके मन में सिर्फ पछतावा बचा था। रे लगातार उसे भरोसा दिलाता रहा कि सर्जरी सफल रही है और थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया। शायद इस दुनिया में किसी ने सर्जरी जैसी चीज पहले कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए कोई भी उसके इलाज को समझ नहीं पा रहा था। उसकी सोच पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज तलवार सीधे उसकी छाती पर आकर रुक गई। गार्ड कैप्टन ने उसे अपराधी घोषित कर दिया और सैनिकों को भी सारा दोष उसी पर डालने का आदेश दे दिया। उनके लिए रे ने विस्काउंट को बचाया नहीं, बल्कि उसकी बॉडी का अपमान किया था। इतनी मेहनत, इतना जोखिम और मौत से लड़ने के बाद भी उसे धन्यवाद नहीं बल्कि तलवार मिली। रे ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा दबाया और निराश नजरों से सबकी तरफ देखा। जिस इंसान की जान बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, उसी काम की सजा अब उसे अपराधी बनकर चुकानी पड़ रही थी। रे ने गार्ड कैप्टन की आंखों में देखते हुए उस पर लगे ठग और कातिल के आरोपों को चुनौती दी। गुस्से में होने के बावजूद डॉक्टर होने की वजह से वो समझता था कि इस दुनिया के मेडिकल सिस्टम के हिसाब से उनका रिएक्ट करना असामान्य नहीं था। उसने साफ कर दिया कि सर्जरी पूरी तरह सफल थी, अब सिर्फ पेशेंट की रिकवरी बाकी थी। ये सोचकर वो मेन डोर की तरफ बढ़ गया। निकलने से पहले उसने गार्ड्स को आखिरी चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसका रास्ता रोका तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। गार्ड कैप्टन समझ गया कि चेतावनी उसी के लिए थी। उसने तुरंत तलवार से रे पर हमला कर दिया, लेकिन रे वहीं रुक गया। उसने माना से बनी चेन पूरे कैप्टन के शरीर पर लपेट दी और बाइंडिंग मैजिक एक्टिवेट कर दी। कैप्टन तुरंत समझ गया कि उसे किस स्पेल ने रोका है। उसकी आंखों में हैरानी भर गई। इतनी कम उम्र में ऐसा मैजिक! बाकी सोल्जर्स भी चौंक गए। कैप्टन ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया। उसके हिसाब से रे एक साथ कई स्पेल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सोल्जर्स उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन रे ने फिर हाथ उठाया और माना चेंस ने सभी आर्मर्ड सोल्जर्स को भी बांध दिया। कैप्टन यकीन नहीं कर पाया। डुअल कास्टिंग, इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा माना, आखिर ये लड़का था कौन? कुछ सेकंड बाद सारी माना वापस रे के शरीर में चली गई और चेंस गायब हो गई। रे आखिरी चेतावनी देकर वहां से निकल गया। हवेली से बाहर निकलते निकलते रात हो चुकी थी। अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स का फर्क वो समझता था, लेकिन आज जो हुआ वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। रास्ते भर उसे रॉयल गार्ड का बर्ताव याद आता रहा। उन्होंने उसे ठग समझा, जबकि इस दुनिया का पहला पेशेंट उसी ने बचाया था। घर पहुंचते ही उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि शायद उसकी मेडिकल स्किल्स इस दुनिया में किसी काम की नहीं थी।
तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया। वो अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसकी माँ सारा देर से घर लौटने पर नाराज थी। उन्होंने उसे समय की अहमियत और इस दुनिया के खतरों का एहसास कराया, फिर 2 दिन की सजा सुना दी। रे चुपचाप सब सुनता रहा। उसके मन में बस एक ही बात आई, दुनिया बदल गई लेकिन माँ कभी नहीं बदलती। धीरे धीरे पूरा घर सो गया। उधर विस्काउंट की हवेली में हड़कंप मच गया। विस्काउंट अभी भी जिंदा है। विस्काउंटेस वॉन एलिसिया और रॉयल गार्ड हैरान रह गए। विस्काउंट सच में जिंदा थे। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर पहले तक वो रे पर तलवार ताने खड़ा था, लेकिन अब सच्चाई सामने थी। विस्काउंटेस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत रे को ढूंढने का आदेश दिया। उसे उससे माफी मांगनी थी। रॉयल गार्ड कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि ये जिम्मेदारी उसी पर आ गई है। उसी समय उसे महसूस हुआ कि रे की बाइंडिंग मैजिक खत्म हो चुकी है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। विस्काउंटेस बिना रुके वहां से निकल गई। पास खड़ा बटलर सोच में पड़ गया। इतनी कम उम्र का लड़का ऐसा चमत्कार कैसे कर सकता था? तभी किसी ने कहा, शायद वो सेंट हो सकता था। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगर वो सेंट था तो मैजिक कैसे इस्तेमाल कर रहा था? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद विस्काउंट आराम से सो रहा था। उसके चेहरे से साफ था कि अब उसकी जान सुरक्षित थी। फिर भी रॉयल गार्ड के मन में सवाल बाकी थे। अगर सेंट मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकते तो रे ने ये कैसे किया? पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक सेंट्स वो होते हैं जिन्हें गॉड्स खुद चुनते हैं। उनके पास शक्तिशाली डिवाइन पावर होती है। वे गॉड्स की आवाज सुन सकते हैं और कई लोग उन्हें गॉड्स का भेजा हुआ इंसान या उनका दोबारा जन्मा रूप मानते हैं। फिर भी विस्काउंटेस पूरी तरह नहीं मानी। अगर रे सच में सेंट था तो पूरे किंगडम में उसके बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं था? क्या वो ऐसा सेंट था जिसके बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं चला? वॉन एलिसिया ने अपनी माँ की बात सबसे शेयर की। ऐसी बीमारी जिसे आर्क बिशप्स भी क्योर नहीं कर पाए, उसे ठीक करने वाला कोई आम हीलर नहीं हो सका। सबको यकीन होने लगा कि विस्काउंट को बचाने वाला जरूर कोई सेंट था। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। मेड की मदद से विस्काउंट धीरे धीरे उठ बैठा। सीने के स्टिचेस पकड़कर उसने हालात समझने की कोशिश की। सेंट का जिक्र सुनकर वह जानना चाहता था कि उसके बेहोश रहने के दौरान क्या हुआ था। वॉन एलिसिया ने सिर झुकाकर पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही विस्काउंट की मुट्ठियां कस गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी जान उसी सेंट ने बचाई थी। अपने रक्षक का गार्ड्स द्वारा अपमान सुनकर वह गुस्से से भर उठा और सबको जमकर फटकार लगाई। अचानक उसके शरीर में तेज दर्द उठा। गार्ड उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन विस्काउंट ने उसे रोक दिया। फिर उसने पूरे मैंशन की हर ताकत को उस सेंट की तलाश में लगाने का आदेश दे दिया। उधर रे आराम से किताब पढ़ रहा था कि अचानक उसके कान में खुजली होने लगी। उसे लगा शायद कोई उसे याद कर रहा है। सुबह फॉरेस्ट पार्ट पर सारा रे का हौसला बढ़ा रही थी। रे ने माना पर ध्यान लगाकर हीलिंग स्पेल चलाने की कोशिश की, लेकिन घाव भरने की जगह ब्रांच 2 टुकड़ों में टूट गई। वह हैरान रह गई। रे ने फायर मैजिक और फिर लाइट मैजिक भी आजमाई। सारा पता नहीं कब 3D ग्लासेस और पॉपकॉर्न लेकर तमाशा देखने बैठ गई। आखिर उसने दोबारा हीलिंग स्पेल चलाया, लेकिन फिर असफल रहा। रे पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। उसकी जिद देखकर मिसेज सारा ने तय किया कि अब उसे सही तरीका सिखाना पड़ेगा। उसने समझाया कि हीलिंग मैजिक माना के जरिए शरीर की लाइफ फोर्स को मजबूत करती है। रे को बात ज्यादा आसान लगी, इसलिए सारा ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसने रे से टारगेट के चारों ओर माना की एक लेयर इमेजिन करने को कहा। उसने टूटी हुई ब्रांच पर माना फोकस किया। सुनहरी रोशनी चमकी और लकड़ी के फाइबर्स खुद जुड़ने लगे। कुछ ही पल में ब्रांच बिना किसी निशान के ठीक हो गई। सारा ने मुस्कुराकर रे को दोबारा कोशिश करने का इशारा किया। तभी फॉरेस्ट से घायल डियर बाहर आया। उसकी टांग से खून बह रहा था। सारा के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने रे को डियर पर हीलिंग प्रैक्टिस करने को कहा। पहले रे हिचका, लेकिन फिर मान गया। डियर को बचाने के लिए पहले उसे रोकना जरूरी था। दोनों धीरे धीरे उसके पास बढ़े ताकि वह भाग न जाए। अपनी माँ का उत्साह देकर रे को शक होने लगा कि सारा इस पूरे हालात का मजा ले रही थी, लेकिन जैसे ही रे करीब पहुंचा, उसका पैर सूखी ब्रांच पर पड़ गया। आवाज सुनते ही डियर बिजली की तरह भाग निकला। सारा ने तुरंत उसे पीछे दौड़ने को कहा और रे पूरी ताकत से डियर के पीछे भाग पड़ा। दौड़ते हुए उसके मन में सवाल आया कि हीलिंग सीखने के लिए इतनी मेहनत सच में जरूरी है? अगले ही पल उसने खुद जवाब दिया, अगर ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचानी हैं तो ये सब करना ही होगा। उसने हाथ आगे बढ़ाकर बाइंडिंग मैजिक इस्तेमाल की। उसी पल विस्काउंट के मैंशन की यादें उसके दिमाग में लौट आईं। उसे एहसास हुआ कि लोग उसकी मॉडर्न मेडिकल नॉलेज को समझने के बजाय उससे डरते थे। याद खत्म होते ही बाइंडिंग स्पेल सफल हो गया। डियर वहीं बंध गया। रे उसे वापस सारा के पास लाया और उसकी चोट जांची। घायल टांग के बावजूद उसकी स्पीड देखकर वह हैरान रह गया।
उसने डियर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और डर गया। रे ने गहरी सांस ली और अपना विशाल माना बाहर छोड़ा। इस बार वह हर हाल में सफल होना चाहता था। अगले ही पल उसके शरीर से निकलता माना देकर सारा की आंखें फैल गईं। उसके सामने बह रहा माना फ्लो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल था। उसके मन में बस एक सवाल था, आखिर यह कैसे मुमकिन था। इसी दौरान रे ने अपनी सारी माना डियर के अंदर भेजकर उसकी चोट ठीक करने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से हीलिंग मैजिक चला दी। अगले ही पल नीली रोशनी पूरे फॉरेस्ट में फैल गई। माना ब्लास्ट डियर सह नहीं पाया। दर्द से तड़पकर वो बेहोश हो गया और हिलना बंद कर दिया। रे और सारा कुछ पल उसे देखते रहे। फिर दोनों को समझ आया कि ट्रीटमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि डियर की मौत हो चुकी थी। हीलिंग की जगह मौत सामने थी। रे ने बेबसी से सांस छोड़ी। वो खुद से सवाल करने लगा, माना से बैरियर बनाना और वाइटलिटी बढ़ाना तो उसकी माँ ने सिखाया था, फिर बाकी मेज हीलिंग कर लेते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं। उसकी नजर अपनी हथेली पर गई। शायद वजह उसकी माना पाठ थी। उसने एक हाइपोथेसिस बनाई, अगर वो किसी बुजुर्ग पेशेंट पर सही फॉर्मूला के साथ हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करता तो शुरुआत सफल लगती, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर लाल धुंध बन जाता। ये सोचकर रे सिहर उठा। उसने उसी पल फैसला किया कि अब वो कभी हीलिंग मैजिक नहीं सीखेगा। किसी की जान जोखिम में डालने का सवाल ही नहीं था। माना ब्लास्ट के बाद फॉरेस्ट फिर शांत हो गया। उस रात सारा ने घर पर स्वादिष्ट स्टेक बनाया। वॉल्ट हैरान था कि अचानक ये खास खाना क्यों बना। सारा मुस्कुराई और रे का गाल खींचते हुए उसके हीलिंग मैजिक फेलियर का मजाक उड़ाने लगी। उसकी नजर में अपने जीनियस बेटे की यही सबसे प्यारी कमी थी। ये सुनकर वॉल्ट भी हंस पड़ा। थोड़ी देर में दोनों मिलकर रे को छेड़ने लगे। रे शर्म और झुंझलाहट से भर गया। उसने फिर से कसम खा ली कि अब कभी हीलिंग मैजिक सीखने की कोशिश नहीं करेगा। अगली सुबह कहानी होली एम्पायर पहुंची। वहां गॉडेस की विशाल मूर्ति के सामने एक आदमी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि गॉडेस उसे बुला रही है। वो होली एम्पायर का पोप था। तभी मूर्ति से आवाज गूंजी। उसे एक नए व्हाइट हेयर चोजन वन को ढूंढने का आदेश मिला। उसी समय फॉरेस्ट ट्रेल पर हॉर्सबैक नाइट्स और सोल्जर्स नए सेंट की चर्चा कर रहे थे। सब हैरान थे कि एक सेंट के होते हुए दूसरा भी आ गया। किसी ने बताया कि नया सेंट अभी बहुत कम उम्र का है। सोल्जर्स के लिए इतना ही काफी था कि उसे गॉड्स ने चुना था। उनके मुताबिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। इस चर्चा की शुरुआत समझने के लिए कहानी 10 घंटे पीछे लौट गई। होली एम्पायर में पोप फिर गॉडेस की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा था। वो धन्यवाद देकर अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। कुछ पल बाद गॉडेस ने उसे सूलिया नेशन में मौजूद व्हाइट हेयर्ड सेंट को ढूंढकर होली एम्पायर लाने का आदेश दिया। पोप अगली जानकारी का इंतजार करता रहा। जब कुछ नहीं मिला तो वो उलझ गया। सूलिया में सफेद बालों वाले लोग बहुत थे। तभी मूर्ति से प्रकाश उतरा। गॉडेस ने आखिरी सुराग दिया। नया सेंट सिर्फ 15 साल का था। ये सुनते ही पोप ने अपने सहायक को बुलाया। सुनहरे बालों वाला युवक तुरंत सामने आया। पोप ने उसे सूलिया के लिए एक एलिगेशन तैयार करने का आदेश दिया। उसने बिना सवाल किए आदेश मान लिया। फिर भी पोप के मन में नए सेंट को लेकर कई सवाल बने रहे। दूसरी तरफ रे घर में आराम से किताब पढ़ रहा था। तभी वॉल्ट ने उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने की सलाह दी। उसका मानना था कि खुद की रक्षा के जितने ज्यादा तरीके हों उतना बेहतर है। रे ने कुछ देर सोचा। उसे अपनी पिछली दुनिया याद आई, जहां रोजमर्रा की चीजें आसानी से मिल जाती थी, लेकिन इस दुनिया में एक सेब पाने के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती थी। उसने किताब बंद की और स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने का फैसला कर लिया। वॉल्ट खुश हो गया और प्रैक्टिस की तैयारी करने लगा। घर से निकलते समय उसकी नजर रे के ग्लासेस पर गई। रे ने आदत बताकर बात टाल दी। कुछ देर बाद दोनों वुडन स्वॉर्ड्स से प्रैक्टिस करने लगे। शुरुआत में वॉल्ट ने रे की तारीफ की, लेकिन धीरे धीरे रे का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे राहत हुई कि पिछली जिंदगी में सीखी केंडो अब काम आ रही थी। साथ ही उसे समझ आया कि उसके पिता प्रैक्टिस नहीं, असली लड़ाई लड़ रहे थे। रे लगातार हमला करता रहा। रे समझ गया कि अगर ये हल्की प्रैक्टिस है तो उसे अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। उसने स्वॉर्ड की ग्रिप मजबूत कर ली। ये देखकर वॉल्ट थोड़ा चौंक गया, लेकिन रे पहले ही अपनी स्वॉर्ड में माना हर चुका था। सारी तैयारी के बाद उसने अपना तरीका बदल दिया। उसने स्वॉर्ड आगे तानी और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। अपने बेटे के अंदर उभरती स्वॉर्ड ऑरा देकर वॉल्ट की आंखों में भी हैरानी झलक उठी। फिर दोनों बिना किसी हेजिटेशन के स्पार के लिए भिड़ गए। रे ने जरा भी मर्सी नहीं दिखाई। उसकी स्वॉर्ड के लगातार स्लैश ने वॉल्ट को पीछे धकेल दिया। वॉल्ट समझ गया कि ऐसे चला तो वो हार जाएगा। उसने स्वॉर्ड कसकर पकड़ी। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था,
स्वॉर्ड, ऑरा इस्तेमाल करना। अपने पिता की फाइटिंग स्टाइल बदलते देखकर रे की आंखें फैल गईं। वॉल्ट की सोर्ड जलती हुई फ्लेम्स से घिर गई और एक ही स्ट्राइक में उसने रे को जमीन पर गिरा दिया। दर्द से रे बैठ गया। ये देखकर वॉल्ट को तुरंत पछतावा हुआ। उस वक्त टाउन मार्केट में इंटेलिजेंस गिल्ड के लोग किसी की तलाश में थे और आसपास के लोग उसी की चर्चा कर रहे थे। हुड पहने एक आदमी चुपचाप सब सुनकर आगे बढ़ गया। एक गैदरिंग स्पॉट पर सर्च टीम इकट्ठा थी। किसी को कोई सुराग नहीं मिला था। उन्हें सिर्फ उम्र और हेयर कलर पता था। जवान लड़का चिढ़कर बोला कि रोज प्रोग्रेस रिपोर्ट देना बेकार है। सिर्फ 15 साल के व्हाइट हेयर्ड लड़के को इतनी कम इंफॉर्मेशन से ढूंढना नामुमकिन था। तभी रॉयल गार्ड सामने आया। उसने सर्च का हाल पूछा, लेकिन सबकी नाराजगी सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। उसी पल उस काउंट का गुस्सा उसकी आंखों के सामने घूम गया। रॉयल गार्ड सिर्फ सिर झुकाकर माफी मांग पाया। विस्काउंट अपने बेनिफेक्टर को न ढूंढ पाने से पूरी तरह भड़का हुआ था। उसके लिए वो लड़का कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक सेंट था। अगर होली एम्पायर को पता चल गया कि उन्होंने सेंट के साथ कैसा व्यवहार किया तो वॉर छिड़ सकती थी। रॉयल गार्ड ने सबको पूरी ताकत से सर्च जारी रखने को कहा और मन ही मन कसम खाई कि वो उस लड़के को हर हाल में ढूंढेगा। तभी एक जवान लड़के ने पेमेंट की बात सुन ली। वो मुस्कुराया और पूरा काम खुद करने का फैसला कर लिया। सीन पर वॉल्ट की स्वॉर्ड ट्रेनिंग पर लौट आया। रे के हाथ से खून बह रहा था। सारा घबरा गई और वॉल्ट भी पछतावे में था। रे ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मैजिक से खुद अपना इलाज कर सकता है। फिर भी सारा उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन रे ने खुद हीलिंग मैजिक इस्तेमाल की। अगले ही पल उसके हाथ के चारों ओर एनर्जी सर्कल बना और घाव पूरी तरह गायब हो गया। सारा हैरान रह गई। वॉल्ट को याद था कि पिछली बार रे ऐसा नहीं कर पाया था। सारा ने बताया कि सब कुछ उस हिरण को एक ही शॉट में मारने के बाद बदल गया। यह सुनते ही वॉल्ट को सारा का बनाया हुआ स्टेक याद आया और उसे पूरी बात समझ आ गई। उधर रे ने तय किया कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं। उसने अपने माता पिता को अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया। उसने अपने माता पिता को बता दिया कि वो आम लड़का नहीं है। सारा और वॉल्ट ने थोड़ी देर आपस में बात की। पूरी बात समझ न आने के बावजूद उन्होंने रे का साथ देने का फैसला किया। सारा तो मजाक में यहाँ तक कह गई कि अगर रे किसी एल्फ को वाइफ बनाकर भी लाए तब भी वे उसे स्वीकार करेंगे। असल में रे सिर्फ अपनी माना की सच्चाई समझा रहा था। उसके माता पिता ने समझा कि बाकी लोगों की तरह मैजिक सर्कल में माना स्टोर करने के बजाय रे का माना खुद ही नेचुरली फॉर्म होता है। इसी वजह से उसकी मैजिक इतनी असाधारण थी। रे अपनी हीलिंग मैजिक आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो प्योर माना यूज करता था इंस्टेड ऑफ प्यूरिफाइड माना। वॉल्ट इसे थोड़ा मायूस था, लेकिन हमारे लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर वो नॉर्मल लोगों को मैजिक से हील नहीं कर सकता तो डॉक्टर की तरह ज्यादा लोगों को बचाने के लिए उसे दूसरा तरीका अपनाना होगा। अपने पेरेंट्स की चिंता देखकर उसने तय किया कि उसे और सर्जिकल एक्सपीरियंस चाहिए। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और खुद से एक वादा किया। अचानक रे बाहर जाने लगा। वॉल्ट ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। रे ने वॉक का बहाना बना दिया। असल में उसका इरादा कुछ और था, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बता सका था। निकलने से पहले सारा ने उसे अनजान लोगों के साथ कहीं भी न जाने की वार्निंग दी। रे ने कहा कि अब वो बच्चा नहीं रहा। वॉल्ट मुस्कुरा दिया। रे जल्दी लौटने का वादा करके निकल गया। विलेज के बाहर दो आदमी सामान लेकर चल रहे थे। विलेज का साइज देखकर वे हैरान रह गए। वन आई ने कहा कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी पीछे से विक्टर ने उन्हें रोक लिया। रॉयल गार्ड्स ने उसे रे को ढूंढने का काम दिया था। उसने स्केच दिखाकर उस लड़के के बारे में पूछना शुरू किया। स्पेक्स को कुछ समझ नहीं आया। विक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि लड़के के व्हाइट हेयर, ब्लू आईज और हैंडसम फेस हैं। दोनों ने स्केच देकर उसे पिकासो की पेंटिंग जैसा बता दिया। वन आई ने तो उसे हॉरिबल ही कह दिया। ये सुनकर विक्टर चिढ़ गया। उसने स्केच वापस खींच लिया और स्पेक्स से बहस शुरू हो गई। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को विक्टर ढूंढ रहा था वो कुछ ही कदम दूर खड़ा था। रे दूर से सब देख रहा था। उसे भी शक हुआ कि कहीं विस्काउंट उसे ही तो नहीं ढूंढ रहा। तभी विक्टर ने बताया कि विस्काउंट उस लड़के को ढूंढने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है। स्पेक्स ने पूछा कि वो लड़का आखिर है कौन। विक्टर सिर्फ इतना जानता था कि वो एक अनबिलीवेबल जीनियस है। उसी समय विक्टर की नजर करीब 15 साल के एक लड़के पर पड़ी जिसके व्हाइट हेयर और ब्लू आईज थे। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और उसका चेहरा ध्यान से देखने लगा। रे शांत खड़ा रहा। डिस्क्रिप्शन मिलाने के बाद विक्टर को यकीन हो गया कि यही वही लड़का है। उसने तुरंत अपने साथी को गिल्ड में खबर देने भेज दिया। फिर उसने रे से अपने साथ चलने को कहा। रे पहले से जानता था कि विस्काउंट उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो बिना हेजिटेशन उसके साथ चल पड़ा। उसकी इतनी आसानी देकर विक्टर भी हैरान रह गया। उसने उसकी माँ की वार्निंग याद दिलाई। रे ने तुरंत जवाब दिया कि कोई स्ट्रेंजर ऐसी बात नहीं पूछता। विक्टर उलझ गया। तब रे ने बताया कि उसे अपने मरीज की कंडीशन देखनी है, इसलिए वो साथ चल रहा है। विक्टर कैरेज बुलाने चला गया। कुछ देर बाद दोनों कैरेज में थे। रास्ते में रे ने कुछ सवाल पूछने चाहे। विक्टर ने पूछा कि क्या वो विस्काउंट के घर के मरीज की बात कर रहा है। रे ने थोड़ा सोचकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो जानना चाहता था कि वहां आखिर हुआ क्या है।
15 साल के लड़के का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर विक्टर को भी गूज़बम्प्स आ गए। कुछ देर बाद कैरेज विस्काउंट की मैंशन पहुंची। रे खुशी से नीचे उतरा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। दोनों तरफ मेड्स और बटलर लाइन बनाकर खड़े थे। सबने झुककर उसका स्वागत किया और उसे होली सेंट मान लिया। रे इतना रॉयल ट्रीटमेंट देखकर पूरी तरह ऑकवर्ड हो गया। अंदर उसके सामने एक ह्यूज बैंकेट सजा था। रे बार बार समझाता रहा कि वो सेंट नहीं है, लेकिन विस्काउंट ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसके लिए रे सिर्फ उसकी जान बचाने वाला नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सेवियर था। पूरे विश्वास के साथ उसने रे को होली सेंट घोषित कर दिया। रे लगातार विस्काउंट के बदलते इमोशंस देख रहा था। उसके लिए ये बस मेडिसिन थी, लेकिन वो सबको कैसे समझाए। तभी विस्काउंटेस ने उसे दोबारा देखकर खुशी जताई। उसके हिसाब से रे ने उसकी पूरी फैमिली को नई लाइफ दी थी। फिर उसने अपनी बेटी वॉन एलिसिया को बुलाया। वॉन एलिसिया गहरी सांस लेकर क्यूट पफी ड्रेस में शर्माते हुए बाहर आई। उसने अपने पिता की जान बचाने के लिए रे के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाया। रे ने मजाक में याद दिलाया कि सबसे पहले उसी ने पूछा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। वॉन एलिसिया ऑकवर्ड हो गई। ये सुनकर विस्काउंट ने अपनी बेटी को डांटा और उससे अपॉलॉजी मांगने को कहा। रे को एहसास हुआ कि उसका जोक थोड़ा ज्यादा हो गया। उसने तुरंत क्लियर किया कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर भी रे समझ नहीं पा रहा था कि सब उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उसने पहले ही क्लियर किया था कि वो सेंट नहीं है। तभी उसे सर्जरी वाली मेड याद आई। उसने उसके साथ आए आदमी के बारे में पूछा, लेकिन मेड को भी कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो आदमी जल्दी में कहीं चला गया था। उधर विक्टर पूरी स्पीड से दौड़ रहा था। उसके माइंड में अभी भी सिल्वर हेयर्ड लड़के को लेकर डाउट था। उसे लगा ये गिल्ड के लिए बड़ी न्यूज हो सकती है, इसलिए वो और तेज भागने लगा। इधर रे अभी भी विस्काउंट के ओवर रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी एक मेड ने गर्म टी और खाना सर्व किया। विस्काउंट बार बार चेक कर रहा था कि किसी चीज की कमी तो नहीं है। रे ने टी पीकर कहा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर विस्काउंट खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी बात ने रे को शॉक कर दिया। उसके मुताबिक रे अब होली नेशन में हर दिन ऐसा ही खाना खाएगा। रे फ्रीज हो गया। उसने कंफर्म किया कि इसका मतलब क्या है। विस्काउंट भी हैरान था कि उसे अभी तक ये बात नहीं बताई गई। उसने बताया कि होली नेशन का डेलीगेशन उसे लेने पहुंच चुका है। रे ने टेबल पर हाथ मारा। उसके माइंड में सवाल था कि आखिर किसे लेने आए हैं और उन्हें उसकी लोकेशन कैसे मिली। विस्काउंट ने बताया कि रूमर से फैल चुकी हैं और पोप को खुद एक मैसेज मिला था। रे का कंफ्यूजन और बढ़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। विस्काउंट ने होली नेशन के बारे में बताया। उसके मुताबिक होली नेशन एक डिवाइन बीइंग की ब्लेसिंग वाला देश था। जरूरत पड़ने पर वही डिवाइन बीइंग सेंट्स तक मैसेज पहुंचाता था। रे के माइंड में सवाल आया कि क्या कोई डिवाइन बीइंग इंसानों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। विस्काउंट के मुताबिक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। डिवाइन बीइंग सिर्फ साइंस छोड़ता है या ड्रीम्स भेजता है। जिन लोगों पर सेंट होने का डाउट होता है उनके साथ हेलो दिखाई देता है और वो बाकी लोगों से अलग नजर आते हैं। ये सुनते ही रे के माइंड में वही चमकती हुई लाइट फिर घूम गई। अब उसके माइंड में सिर्फ अपने फ्यूचर की चिंता थी। विस्काउंट खुशी खुशी बताता रहा कि अब रे होली नेशन जाएगा और उसे कंग्रेचुलेशंस देने लगा। रे बिल्कुल जड़ हो गया। मैं उस रात तारा ने अपने पति की तरफ देखा। दोनों ने बच्चे की हालत समझ ली और उसे रूम से बाहर न आने देने का फैसला किया ताकि वो आराम कर सके। रे बेड पर टूट चुका था। होली नेशन के मैसेज ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी थी। उसने चेहरा पिलो में छिपाकर इतना रोया कि बेडशीट तक भीग गई। उस रात मून चमक रहा था, लेकिन रे के अंदर सिर्फ एक ही इच्छा थी, फैंटेसी वर्ल्ड में उसकी दूसरी लाइफ आराम से गुजर जाए। अगली सुबह सुलिया पैलेस के कॉरिडोर में मेड्स के बीच मिस्टीरियस गेस्ट को लेकर गॉसिप शुरू हो गई। फिर पता चला कि वो होली नेशन की सेंट है। किंगडम में सेंट के आने की खबर फैलते ही सब शॉक थे। मेड्स उसके लुक्स, बचपन से मिले ब्लेसिंग और रूबी जैसी आइज की बातें करने लगी। उसकी ब्यूटी हमेशा लाइट से घिरी बताई जाती थी। अब उसे देखने की उम्मीद पैलेस सर्वेंट्स की सबसे बड़ी गॉसिप बन चुकी थी। उसी समय एक रूम का कर्टन हिला। बाहर से परमिशन मांगी गई और लंबे बालों वाली लड़की ने अंदर आने दिया। डोर खुलते ही क्रॉस वाला शू दिखाई दिया। युवक ने पार्टी का टाइम याद दिलाया। लड़की लगातार बिजी रहने से इरिटेटेड थी। युवक ने प्रिपरेशन के लिए रिक्वेस्ट की। लड़की ने थोड़ी देर में आने की बात मानी, लेकिन कुछ याद आते ही रुक गई। वही शांत लेकिन पावरफुल लड़की होली नेशन की सेंट इरिल थी। उसने युवक से दूसरी सेंट की खबर पूछी। युवक अच्छी न्यूज लेकर आया था। इरिल के लिप्स पर हल्की स्माइल आई। लंबे इंतजार के बाद आखिर कोई ऐसा इंसान सामने आ चुका था जो उसे सच में समझ सका था। रे के सिंपल घर में सुबह नॉर्मल थी, लेकिन रे का फेस नॉर्मल नहीं था। वो पूरा दिन सिर पकड़कर बैठा रहा। उसने हर पॉसिबल तरीका सोच लिया था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसे डर था कि होली एम्पायर के हाथ लगते ही सब खत्म हो जाएगा। सफेद सिल्क रो पहनकर पूरी लाइफ बंधे रहने का थॉट उसे इरिटेट कर रहा था। उसकी दूसरी लाइफ पहली से भी मुश्किल बनती जा रही थी। किसी अननोन गॉड के सामने पूरी उम्र झुकने का ख्याल उसे डरा रहा था। सारा ने उसकी हालत देखकर कंसर्न दिखाया।
रे ने पेरेंट्स को लेकर भागने का सोचा, लेकिन कॉमनर्स के रॉयल फैमिली के सामने हेल्पलेस होने की रियलिटी ने उसे रोक दिया। उसे समझ आ गया कि भागने की कोई सेफ जगह नहीं है। उसे भरोसा था कि होली एम्पायर उसे दुनिया के आखिरी कॉर्नर तक खोज निकालेगा। रे की हालत देखकर सारा उसके पास पहुंची। वो पिछली रात से उसके बदले बिहेवियर की वजह जानना चाहती थी। रे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो नहीं बता पाया। अगले ही पल वो बाहर भागा और बस लौटने का इशारा किया। उसे जाते देखकर सारा और वॉल्ट ने एक दूसरे को देखा। दोनों समझ गए कि उसके साथ कुछ सीरियस हुआ है। दूसरे तरफ एक शांत एरिया में सिटी वॉल के ऊपर दो आदमी इंफॉर्मेशन कंफर्म कर रहे थे। होली एम्पायर जिस लड़के को हर जगह सर्च कर रहा था, वही उनका टारगेट था। विक्टर ने दूसरे आदमी के हाथ में पेपर देखा जिस पर सेंट लिखा था और रे के फेस का सिंपल स्केच बना था। दूसरा आदमी अभी भी डाउट में था। विक्टर ने याद दिलाया कि ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उसी ने दी थी। माइक मुस्कुराया। वो इन्फॉर्मेशन होली एम्पायर को बेच चुका था। अब सिर्फ सेंट की लोकेशन ढूंढना बाकी था। उसने बताया कि सिटी के बाहर लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। लोअर क्लास फैमिली से होने की वजह से लड़के के वहीं मिलने के चांसेस ज्यादा थे। उसने कहा कि बाकी लोग ब्लाइंडली सर्च करेंगे, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन टाइम बचाती है। विक्टर ने पेमेंट मिलते ही वापस जाने का फैसला किया। तभी उसकी नजर दूर फॉरेस्ट पर गई। उसने उस जंगल के बारे में पूछा। जवाब मिला कि हाइडिंग के लिए वो जगह सबसे सही थी। लेकिन माइक के माइंड में वो पकड़े एक एल्फ की इमेज आ गई और उसका फेस डर से भर गया। उसे यकीन था कि वहां छिपा सेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। एल्फ इंसानों से डीप हेट्रेड रखते थे। दूसरा आदमी भी एग्री हुआ, लेकिन उसकी नजर फिर फॉरेस्ट पर टिक गई। उसके मन में डाउट था कि कहीं सेंट सच में अंदर तो नहीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसी धूप और फेरी डस्ट से भरे फॉरेस्ट के अंदर सिल्वर हेयर्ड रे आराम से वॉक कर रहा था। चलते हुए वो एस्केप का रास्ता सोच रहा था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी उसके माइंड में भाग जाने का थॉट आया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद उस उम्मीद को भी खत्म कर दिया, क्योंकि इसका मतलब पूरी जिंदगी भागते रहना था। रे को ये आइडिया पसंद नहीं आया। एक चट्टान देखकर वो बैठ गया और माइंड कूल करने लगा। तभी उसकी आंखें सिकुड़ गईं और रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वो तुरंत डिफेंसिव स्टैंस में आ गया। जंगल के गहरे बिना धूप वाले हिस्से से कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। रे ने सोचा शायद होली एम्पायर इतनी जल्दी पहुंच गया, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। कोई ऑरा भी महसूस नहीं हुई, इसलिए वो फिर बैठ गया। अचानक दूसरी तरफ हलचल हुई। रे तुरंत वहां पहुंचा। एक बड़े पेड़ के सामने किसी ने उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाया। लगातार सवाल सुनकर रे को लगा कि शायद ये फॉरेस्ट स्पिरिट है। उसने बताया कि वो बस थोड़ा आराम करना चाहता है, लेकिन पेड़ ने साफ कर दिया कि ये उनकी टेरिटरी है और उसे निकलना होगा। रे पत्थर पर बैठा रहा। पेड़ बार बार उसे निकलने की वार्निंग देता रहा। आवाज तेज होती गई। रे इरिटेटेड हुआ, लेकिन अपनी गलती मानकर उठ गया। उसके माइंड में आया कि पहले होली एम्पायर और अब ये मुसीबत, कोई उसे चैन से क्यों नहीं छोड़ता। जाते जाते उसने पेड़ की तरफ इशारा किया, लेकिन वार्निंग को गंभीरता से नहीं लिया और फिर वहीं बैठ गया। पेड़ का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन रे आराम से लेट गया। तभी तने के पीछे से एक परछाई निकली और आखिरी वार्निंग दी। रे फिर भी बेफिक्र रहा। उसका मानना था कि जो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहा, उसे भगाने का हक नहीं है। अचानक किलिंग इंटेंट उसकी तरफ आया और एक लड़की ने सीधा हमला कर दिया। आखिरी पल में रे ने माना एक्टिवेट करके अटैक रोक लिया। हरे बूट्स जमीन पर टिके और अब सामने वाला साफ दिख रहा था। रे ने सोचा कि अगर माना पहले से एक्टिव न होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। तभी उसकी नजर लंबे नुकीले कानों और बो पकड़े पतले हाथों पर पड़ी। उसके सामने एक एल्फ लड़की खड़ी थी। रे को डर नहीं लगा, बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। फिया ने रे को देखकर समझ लिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। ये सुनकर रे मुस्कुरा दिया, जिससे फिया और चिढ़ गई। उसने हैंड साइंस बनाए और माना का बड़ा अटैक छोड़ दिया। साफ था कि वो उसे जंगल में रहने नहीं देना चाहती थी। रे ने भी माना एक्टिवेट किया। दोनों की ताकत टकराई और जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसने दोनों को दूर फेंक दिया। धूल बैठने पर फिया थोड़ा चकराई हुई थी, लेकिन रे पूरी तरह सुरक्षित था। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने शक किया कि शायद रे किसी हायर रेस से जुड़ा है। रे खुद भी ये सुनकर हैरान रह गया। अगले ही पल फिया ने फैसला बदल दिया। ग्रैंड फॉरेस्ट एल्फ्स के रूल के मुताबिक ताकत की इज्जत की जाती थी, इसलिए उसने रे को अपने विलेज चलने का मौका दिया। रे वापस लौटने का सोच रहा था, लेकिन फिया आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे पूरा एल्फ विलेज देखने का मौका मिल रहा था। हमला पहले फिया ने किया था, फिर भी वो उसे बुरी नहीं लगी। रॉयल फैमिली से बचने का रास्ता भी उसके पास नहीं था। आखिर रे ने साथ चलने का फैसला किया, बस इस शर्त पर कि फिया दोबारा हमला नहीं करेगी। दोनों जंगल के अंदर पड़ते गए। चारों तरफ हरियाली और घनी होती गई। चलते चलते रे ने उसका नाम पूछा। उसने अपना परिचय ग्रैंडन फॉरेस्ट ट्राइब की फिया के रूप में दिया। रे ने उसके नाम की तारीफ कर दी। फिया एक पल के लिए घबरा गई और उसे घूरने लगी। फिर उसके गाल लाल हो गए। रे उलझकर हंस पड़ा और अपना नाम बता दिया। कुछ देर बाद फिया ने इशारे से बताया कि वे पहुंच चुके हैं। रे उसके पीछे चलता रहा। अचानक उसकी आंखें फैल गईं।
पेड़ों पर बने लकड़ी के घरों वाला पूरा एल्फ विलेज उसके सामने था। रे चारों तरफ देखने लगा। सच में एल्फ्स जंगल के अंदर ही रहते थे, लेकिन जल्द ही उसे कई नजरें अपनी तरफ घूरती महसूस हुई। पूरे विलेज में उसके आने की बातें फैल गई। लोग फिया से भी जानना चाहते थे कि वो इंसान क्यों लाई। रे समझ गया कि एल्फ्स अपने विलेज की सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट है। तभी कंधे तक सुनहरे बालों वाली एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने फिया का स्वागत किया और रे को देखकर क्यूरियोसिटी दिखाई। फिया ने रे को अपना असिस्टेंट बताया और उसकी एबिलिटीज की तारीफ की। आसपास के एल्फ्स रे को गौर से देखने लगे। सैली को ये बात पसंद नहीं आई। उसे लगा रे खुद की प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाएगा। फिया समझ गई कि सली क्या सोच रही है। उसने बताया कि शुरू में उसे भी ऐसा ही लगा था। उसने रे को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। रे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। सली हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि फिया के अटैक्स भी रेस पर असर नहीं कर पाए। फिया ने बताया कि उसने रे के हायर रेस होने का शक भी चेक किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। सली ने फिर भी रे को शक भरी नजरों से देखा। बात बदलते हुए फिया ने आयरा का हाल पूछा। दोनों की नजरें हमेशा बंद रहने वाले ट्री हाउस पर चली गईं। आयरा अब भी होश में नहीं आई थी। तभी सली को एल्डर का मैसेज याद आया। फिया तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गई और रे को भी साथ ले चली। रे समझ चुका था कि आउटसाइडर्स पर एल्फ्स का शक करना नॉर्मल है। फिया ने उसे याद दिलाया कि वही उसे यहाँ लाई है। रे ने मन ही मन तय किया कि फिलहाल उसी पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ देर बाद फिया उसे एक बड़े घर तक ले गई और एल्डर को अपनी मौजूदगी बताई। दरवाजा एक जवान औरत ने खोला। उसने दोनों का स्वागत किया। अंदर जाते ही रे ने एल्डर का पीला चेहरा नोटिस किया। फिया को उनकी हालत की चिंता हुई, लेकिन एल्डर ने खुद को ठीक बताया। फिर उनकी नजर रे पर गई। फिया ने बताया कि रे इतना ताकतवर है कि मददगार बन सका है। रे को अजीब लगा। पहले असिस्टेंट, अब मददगार। उसने साफ कर दिया कि उसने ऐसी कोई बात नहीं मानी थी। तभी एल्डर ने लाल रंग का ड्रिंक रखा। फिया उसे डील के फायदे समझाने लगी। विलेज में आने जाने की आजादी और एल्फ्स की फ्रेंडशिप जैसे बेनिफिट्स उसके सामने रखे गए, लेकिन रे ने फिर भी साफ कर दिया कि उसे इनकी जरूरत नहीं। अचानक एल्डर ने बात रोक दी। उन्होंने फिया को बताया कि कुछ जरूरी बातें सिर्फ उसी से करनी है और ये बात बाकी एल्फ्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। फिया तुरंत सीरियस हो गई। फिर रे को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। रे बाहर रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया। सामने फैले एल्फ विलेज को देखते हुए उसके माइंड में दो रास्ते थे, एम्पायर का सेंट बनना या एल्फ्स का हेल्पर। दोनों ऑप्शंस उसे पसंद नहीं थे। उसकी जिंदगी लगातार उलझती जा रही थी। उधर सुलिया पैलेस में सेंट की तलाश जारी थी। दो युवक घुटनों के बल बैठकर कोई खबर न मिलने की बात बता रहे थे। सेंट एरिल ने इसे उनकी लापरवाही मानकर डांटा। दोनों ने डरकर माफी मांगी और पूरी ताकत से सर्च जारी रखने का भरोसा दिया। एरिल ने उन्हें आखिरी मौका दिया और साफ कर दिया कि इस बार उसे नतीजा चाहिए। इसी बीच एल्डर के घर के अंदर माहौल भारी था। उन्होंने बताया कि क्लैन लीडर आयरा माना की वजह से मर सकती है। ये सुनकर फिया शॉक में चली गई। एल्डर ने बताया कि आयरा की ब्रीदिंग क्लियर हो गई है, तो शायद आयरा ठीक हो चुकी है या वो मौत के कगार पर है। कुछ देर बाद फिया उदास चेहरा लेकर बाहर आई और रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। रे ने देखा कि उसकी नजर बार बार दूर बने ट्री हाउस पर जा रही थी। रे ने अंदाजा लगाया कि शायद वहां रहने वाला कोई बीमार है। फिया ने धीरे से उसकी बात मान ली। फिर उसे एहसास हुआ कि रे ने अंदर की सारी बातें सुन ली थी। रे ने शांत होकर माना कि उसका ऐसा इरादा नहीं था। फिर उसने ट्री हाउस की तरफ देखा। फिया ने सोचा कि एक इंसान आखिर एल्फ्स की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। उसने दोनों स्पीशीज के अलग होने की बात याद दिलाई। रे ने आसमान की तरफ देखा। उसके माइंड में आया कि अलग स्पीशीज होने का मतलब ये नहीं कि किसी की चिंता नहीं की जा सकती। कोई खुद को भी पूरी तरह नहीं समझ पाता, फिर भी दूसरों की परवाह कर सकता है। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसके लिए किसी की फिक्र करने पर कोई रोक नहीं थी, चाहे सामने वाला किसी भी स्पीसीज का हो। उस पल रे की मौजूदगी बदल गई। वो 15 साल का लड़का नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद नौजवान लग रहा था। उसकी बातों ने फिया के दिल में पहली बार हल्की हलचल पैदा कर दी। गांव के एक छोटे से घर में फिया की नजर बार बार रे पर जा रही थी। सिल्वर हेयर वाले रे को देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। अपनी बदली हुई हालत समझकर वो घबरा गई। तभी रे ने उसका ध्यान खींचा और फिया उसकी बात सुनने लगी। रे ने एल्फ आयरा के बारे में पूछा, जिसकी मौत की बात फिया ने पहले बताई थी। उसने आयरा को बचाने की इच्छा जताई। रे ने साफ कहा कि उसका मकसद किसी भी रेस के बीमार इंसान को ठीक करना है। फिया ने उसकी एबिलिटीज पर शक किया। रे ने माना कि उसे खुद भी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा। अचानक रे के हाथ से माना कि एक तेज ब्लेड निकल आई। फिया तुरंत पीछे हटी और स्वॉर्ड निकालकर डिफेंस में आ गई। रे ने उसी माना ब्लेड को अपनी जांघ में घोंप दिया। खून निकल पड़ा और दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। फिया घबराकर उसके पास पहुंची और गहरे घाव को देखने लगी। रे ने तुरंत माना एक्टिवेट किया और हीलिंग स्पेल इस्तेमाल किया। तेज रोशनी कमरे में फैल गई। सारा माना उसके घाव पर इकट्ठा होने लगा और गहरा घाव
घाव धीरे धीरे बंद हो गया। रे दांत भींचकर दर्द सहता रहा। बाहर मौजूद दूसरे एल्फ्स भी उस पावरफुल माना को महसूस करके घर के पास आ गए। हीलिंग खत्म होते ही फिया हैरान रह गई। इतना बड़ा घाव बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ये देखकर फिया तुरंत एल्डर के पास गई और आयरा का इलाज करवाने की परमिशन मांगी, लेकिन एल्डर ने मना कर दिया। उनके लिए क्लैन लीडर आयरा की इज्जत सबसे ऊपर थी। किसी अनजान तरीके से इलाज करवाना उनके सम्मान के खिलाफ था और वो ये रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। फिया ने आयरा को बचाने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन एल्डर ने उसकी बात रोक दी और उसे घर लौटने का इशारा किया। फिया उदास होकर सिर झुका गई। पास खड़ा रे चुप था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अगर इंसान मर जाए तो सिर्फ सम्मान का क्या फायदा। सूरज डूबने लगा और फिया खुद को नाकाम मानने लगी। उसे लगा था कि वो आयरा को बचा पाएंगे। रे ने उसे दिलासा दिया कि अभी सब खत्म नहीं हुआ और कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसकी बात से फिया को थोड़ी राहत मिली। कुछ देर बाद रे ने विलेज घूमने की बात कही। फिया ने बताया कि बाकी एल्फ्स भी अब उसे अपना मानने लगे हैं। रे ने उसका शुक्रिया किया और कहा कि उसे कुछ काम के लिए थोड़ी देर बाहर जाना होगा। जाते वक्त उसने अगले दिन लौटने का इशारा किया। फिया ने गुस्से वाला चेहरा बनाया, लेकिन उसके चेहरे की हल्की निराशा साफ दिख रही थी। रे और वहां से निकल गया। उसके जाते ही फिया के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन कुछ पल बाद उसकी उदासी फिर लौट आई। इधर ये रास्ते पर आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर दूसरी दिशा में मुड़ गया। पेड़ों के ऊपर से उसने उस हमेशा बंद रहने वाले घर को देखा। उसके मन में पहले से प्लान था। घर की छत से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रे ने तय कर लिया कि वो किसी पेशेंट को मरने के लिए नहीं छोड़ सका। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर रे दंग रह गया। बाहर से छोटा दिखने वाला घर अंदर एक बड़े फॉरेस्ट जैसा था। चारों तरफ फूल और घास फैली हुई थी। उसे समझ आ गया कि अंदर की जगह बाहर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो आगे बढ़ा और दूसरा दरवाजा खोला। अंदर प्लैटिनम ब्लॉन्ड बालों वाली एक खूबसूरत एल्फ बिना हिले लेटी हुई थी। सफेद ड्रेस में वो स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लग रही थी। रे समझ गया कि यही आयरा है। कुछ पल के लिए उसका ध्यान आयरा की खूबसूरती पर चला गया। फिर उसने खुद को संभाला। पेशेंट के सामने फोकस खोना सही नहीं था। रे ने धीरे से आयरा का हाथ पकड़ा, उसके चेहरे के पास झुककर ब्रीदिंग चेक की और उसकी हालत का अंदाजा लगाने लगा। उसकी पल्स और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। रे ने सोचा कि अब उसे कोई और कारण ढूंढना पड़ेगा। उसने आयरा का हाथ दूसरे तरीके से पकड़ा और अपनी हथेली में ब्लू माना एक्टिवेट कर दिया। फिर उसने माना को आयरा के बॉडी के अंदर फैलाकर एक वेब की तरह पूरे शरीर को स्कैन किया। एग्जामिनेशन के बाद रे का चेहरा सीरियस हो गया। आयरा की बॉडी पूरी तरह ठीक थी। उसके मन में सवाल उठा कि क्या उसका समय बस खत्म हो चुका था, लेकिन रे इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक डॉक्टर होने के बावजूद पेशेंट के लिए कुछ न कर पाने की फ्रस्ट्रेशन उसे अंदर से परेशान कर रही थी। उसने डिसाइड किया कि इस वर्ल्ड की डिजीजेस के बारे में उसे और रिसर्च करनी होगी। तभी हवा में एक डार्क ऑरा फैलने लगी। रे ने उसे सेंस किया और उसकी नजर आयरा पर टिक गई। उसे कुछ अजीब स्मेल भी महसूस हुई। उसने आयरा को केयरफुली पलटा और उसकी बैक देखकर शॉक रह गया। पूरी बैक पर ग्रूसम पर्पल ब्लड सोर्स फैले हुए थे। रे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इतने समय में किसी ने उसकी पूरी बॉडी तक चेक नहीं की थी। जिन्हें आयरा की केयर करनी चाहिए थी, उन्होंने उसे इस हालत में छोड़ दिया था। रे ने तय किया कि पहले उसे एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट देना जरूरी है। एक लेक के पास पहुंचकर रे ने लीव्स से बना बाउल पानी से भरा और उस पर प्यूरिफिकेशन स्पेल कास्ट किया। डायरेक्ट हीलिंग मैजिक यूज करना रिस्की हो सकता था, इसलिए उसने पहले प्रॉपर डिसइंफेक्शन का रास्ता चुना। उसने अपने हैंड्स भी मैजिक से सैनिटाइज किए और फिर आयरा के पास लौट आया। रे जानता था कि आयरा को लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और किसी अनवेरिफाइड ट्रीटमेंट को उसके ऊपर यूज करने देना शायद उन्हें मंजूर नहीं होगा। फिर भी उसकी हालत देखकर रे खुद को रोक नहीं पाया। उसकी ब्लड स्टेन्ड और इन्फेक्टेड बैक ने उसे अंदर तक परेशान कर दिया। उसे लगा कि जब अब तक किसी ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तो उसके ट्रीटमेंट पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं था। रे ने केयरफुली उसकी बैक का ट्रीटमेंट शुरू किया। वह लगातार काम करता रहा और सनसेट तक नहीं रुका। आखिर में उसने क्लॉथ को पानी से निचोड़ा और आयरा की बैक को देखा। फिलहाल वह इतना ही कर सकता था। जब तक असली बीमारी का पता नहीं चलता, उसे अगले दिन फिर ट्रीटमेंट करना था। अगले दिन होली किंगडम के कुछ सोल्जर्स परेशान हालत में रिपोर्ट लेकर आए। सर्च पार्टी पूरे एम्पायर में रे को ढूंढ रही थी और उन्हें जल्द ही कोई खबर मिलने की उम्मीद थी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ टाइम की थी। इरिल ने उनकी बात सुनकर पेशेंस खो दिया। सोल्जर्स उसकी नाराजगी देखकर घबरा गए और अपनी सफाई देने लगे, लेकिन इरिल अब उनकी बातों पर भरोसा करने के मूड में नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि अब वह खुद इस मैटर को हैंडल करेगी और सोल्जर्स को तैयारी करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ रे आयरा की बैक को देख रहा था। ट्रीटमेंट का असर साफ था। सोर्स काफी इंप्रूव हो चुके थे और रे ने एस्टिमेट किया कि लगभग एक हफ्ते में वे हील हो जाएंगे।
इसके बाद दिन तेजी से गुजरने लगे। रे सीक्रेटली आयरा के घर जाकर रोज उसका ट्रीटमेंट करता था। सबसे पहले वह स्टेरिलाइज्ड वाटर से आयरा की बॉडी साफ करता, फिर उसकी कमजोर और एट्रोफाइड मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रेच करवाता। बाकी समय में वह आयरा की लाइब्रेरी की बुक्स पढ़कर इस वर्ल्ड की डिजीजेस और मेडिकल नॉलेज समझने की कोशिश करता। एक दिन रे एक बुक लेकर आयरा के पास बैठ गया। उसने उसकी बनाई हुई ड्राइंग देखी और उसे देखकर मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। आयरा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, फिर भी रे उससे लगातार बातें करता रहा। रास्ते में उसे जो भी दिखता, फिया के साथ जो कुछ हुआ या उसके माइंड में आया कोई छोटा सा थॉट, वह सब आयरा को बताता रहा। इसी तरह पूरा एक मंथ निकल गया। एक दिन रे हमेशा की तरह आयरा के रूम में आया और डोर खोलकर अंदर चला गया। उसने देखा कि आज फिया की छुट्टी थी और आने से पहले उसने फिया के साथ टी भी पी थी, लेकिन रास्ते से ही रे को आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। अंदर आते ही रे की नजर आयरा पर पड़ी और वह घबराकर उसके पास दौड़ा। आयरा की ब्रीदिंग बेहद फेंट हो चुकी थी। उसकी हालत अचानक तेजी से खराब हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें खत्म होने वाली हैं। रे पैनिक में उसे बचाने का तरीका ढूंढने लगा। उसकी नजर किसी ऑक्सीजन मास्क को तलाशने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह अपने पुराने वर्ल्ड के हॉस्पिटल में नहीं था। यहाँ उसके पास मेडिकल इक्विपमेंट तक नहीं था। इस रियलाइजेशन ने उसकी हेल्पलेसनेस और बढ़ा दी। आयरा की कंडीशन और बिगड़ गई। रे ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके माइंड में लगातार क्वेश्चंस चल रहे थे। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, पॉइजनिंग के साइंस नहीं थे और उसके वाइटल ऑर्गन्स भी प्रॉपर्ली काम कर रहे थे। फिर आखिर उसकी ब्रीदिंग अचानक क्यों फेल हो रही थी? आयरा को सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते देखकर रे की एंजाइटी बढ़ती गई। उसे किसी भी तरह उसे बचाने का रास्ता चाहिए था। तभी उसके माइंड में एक ही ऑप्शन आया, हीलिंग मैजिक। रे ने अपने हैंड्स को देखा। उसे डर था कि आयरा उसका माना विदस्टैंड कर पाएगी या नहीं। अगर हीलिंग मैजिक उल्टा असर करती तो उसकी जान और खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन उस मोमेंट में रे ने अपनी पुरानी डिटर्मिनेशन याद की। उसने डॉक्टर बनने के लिए अपनी लाइफ तक रिस्क पर लगाई थी ताकि लोगों की जान बचा सके। अब जब आयरा की लाइफ उसके सामने खत्म होने वाली थी तो उसके पास रिस्क लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।